प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 शुरू करते हैं। तो देखिए नियम नंबर 3 क्या है। विसर्ग का क्षय में परिवर्तन। अब विसर्ग का क्षय में परिवर्तन कब होता है, इसको लेके दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं विसर्ग संधि में। पहली स्थिति क्या है कि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए, 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है, और विसर्ग से परे च या छ में से कोई ध्वनि आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए पहली स्थिति बात करें कि विसर्ग का च और छ में परिवर्तन कब होगा। जब विसर्ग का क्षय में परिवर्तन कब है, च और छ आने पे। तो देखें उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। निह जमा चल, निह जमा छल, हरि जमा चंदर, हरि जमा चंद्र, दुह जमा चरित्र, दुह जमा चरित्र, मनः जमा चिकित्सा, तो इन 5 उदाहरणों पे चर्चा करता हूं। स्थिति नंबर क, ये पांचों उदाहरणों का संबंध है स्थिति नंबर क से कि कोई स्वर आया हुआ है। आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले ई है, ई है, ई है, ऊ है और ए है, कोई भी स्वर है। और विसर्ग से परे च और छ है, आप देख रहे हैं च छ च च च, इस प्रकार से ये देखिए। अब ये देखिए क्या होगा। अब क्या कहता है नियम कि विसर्ग का क्षय हो जाएगा। ये जो विसर्ग है इसे हटा के इनकी जगह रख देंगे क्षय, यही तो कह रहा हूं मैं। और बाकी ऐसा का ऐसा शब्द बन जाएगा निश्चल। इसी प्रकार से अगले शब्द की बात करूं तो ये हटा के इनकी जगह आ जाएगा फिर वही निश्चल। और ऐसे ही वहाँ से विसर्ग हट जाएंगी और ये आ गया क्षय, शब्द बन जाएगा हरिश्चंद्र। ऐसे ही ये विसर्ग हटेंगी तो शब्द बनेगा दुष्चरित्र। और ये बड़ा अच्छा उदाहरण इसी तरह खोल लेते हैं। यहाँ ए है, विसर्ग है। अब ये बचा मेरे पास मन है, मन बच गया, विसर्ग तो हटा दिया, शेष ये रहा। अब ये बदलेगा क्षय में। अब मैं ये रख दिया मैंने क्षय यहाँ पे, तो विसर्ग निकाला है वहाँ से, तो ये मेरे पास बचा है, सॉरी ए है वहाँ पे, तो मन बचा है। और इसके बाद मैं ये करूँगा चिकित्सा। तो शब्द बन जाएगा मनश्चिकित्सा। ये मात्रा यहाँ से चली जाएगी। नियम है कि जब छोटी की मात्रा आती है और उससे पूर्व कोई अगर स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो मात्रा उसके आगे से चली जाती है। तो ये इस प्रकार से मनश्चिकित्सा, मनोचिकित्सा बोल देते हैं इसको। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये मनोचिकित्सा शब्द नहीं है, मनश्चिकित्सा है। यहाँ आप ध्यान रखें क्योंकि विसर्ग से परे च है और विसर्ग से पूर्व ए है, तो मन जमा क्षय जमा चिकित्सा, इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये बन जाएगा मनश्चिकित्सा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्थिति नंबर 2 क्या कहती है। स्थिति नंबर ख कहती है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए और विसर्ग से परे क्षय आ जाए तो भी क्षय ही बनता है। मैं इसके अंदर भी ये बात रख सकता था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा अंतर है। देखें
शब्द है ये ख, स्थिति नंबर ख पे चर्चा कर रहा हूं मैं। निह जमा शुल्क, दुह जमा शासन, शासन, दुह जमा शासन, और निह जमा शंका, निह जमा शंका, और निह जमा शब्द। अब नियमानुसार एक यहां डिस्कस करते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। निह जमा शुल्क है, तो ये मैंने यहां से विसर्ग निकाल लिया। अब ये मेरे पास है, इसके साथ विसर्ग को मैं क्या बना रहा हूं, नियम कहता है कि विसर्ग तो शय में बदल जाएगा, और इधर यहां शुल्क बचा है। अब शब्द बन जाएगा निःशुल्क, बिल्कुल सही है। आप ऐसे लिखें, लेकिन ऐसा लिखा आपने देखा नहीं। आप इसको ऐसे लिखा आपने देखा नहीं, निःशुल्क, ये आपने देखा नहीं है। इसका एक विकल्प मौजूद है, मैंने इसलिए इस स्थिति नंबर ख इसको कहा है। मैंने इसको स्थिति नंबर क में इसलिए नहीं रखा, आप ऐसे लिखते तो बात बन जाती, कोई परेशानी नहीं थी, आप क वाली बात भी लागू करते। लेकिन यहाँ थोड़ी भिन्नता क्या है कि इधर वाले जो उदाहरण है इनका एक विकल्प मौजूद है, और विकल्प क्या है, आप निःशुल्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही रूप है इसका। अब यहाँ देखें तो कोई संधि हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ ध्वनि परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ध्वनि परिवर्तन भी है तो इसको संधि के अंतर्गत भी रखते हैं। इसी प्रकार से दुशासन आप इस प्रकार से लिखें, आप इस प्रकार से लिखें, दोनों विकल्प यहाँ मौजूद रहेंगे और दोनों ही सही विकल्प हैं। अब देखिए ये भी निशंका, आप ऐसा लिखें, आपकी मर्जी, आप इसका ये रूप प्रयोग करें, ये भी सही है। इसी प्रकार से निशब्द आप ऐसे लिखें, एक फिल्म भी आई है इस नाम से, और आप इसको ऐसे लिखें, तो भी आपकी मर्जी। तो ये विसर्ग का शय, इसकी दो स्थितियां मैंने आपके सामने रखी। पहली स्थिति थी कि विसर्ग से परे च और छ आ जाए, दूसरी स्थिति थी विसर्ग से परे शय ही आए। तो दोनों स्थितियां मैंने सामने रखी। बनना विसर्ग का शय ही है, लेकिन यहां एक विकल्प मौजूद है, यहां विकल्प मौजूद नहीं है। यहां आप इन शब्दों को इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि आपका मन कर गया कि उधर ऐसे है तो इसको भी ऐसे लिख दें, तो ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, यहां ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहां ये सुविधा है, बनाया वहां भी शय है मैंने विसर्ग का, यहां भी शय बनाया, लेकिन यहां विकल्प नहीं छोड़ा। तो इसलिए वो स्थिति नंबर 2 हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं नियम नंबर 4 पे चलता हूं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, विसर्ग को हम किस में बदलें, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 शय है, तालव्य है, मूर्धा है, दंत्य है। तो अभी हमने बात की तालव्य की, अब मैं मूर्धा की बात करता हूं कि विसर्ग का शय में विसर्ग का शय में परिवर्तन, ये मूर्धा है। पहला हमारा तालव्य शय शय, ये है शय। एक्चुअली हिंदी में ये हमारे यहाँ जिस समय देखें तो हरियाणा के अंदर ये ध्वनि नहीं है, इसका उच्चारण प्राय नहीं किया जाता। तो आमतौर पे ये दंत्य या तालव्य जैसा ही बोल दिया जाता है, और इसमें भिन्नता करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे परिवेश में ध्वनि अब रही नहीं है, कम है, बड़ा प्रयास के साथ बोली जाती है। जिस प्रकार से री स्वर अब नहीं है, उसको री ही हम बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसका उच्चारण भी बहुत कम देखने को मिलता है, भ्रम पैदा कर देता है कई बार।
तो देखिए ये कब है कि विसर्ग मूर्धा में कब बदले, क्षय में कब बदले। देखिए अब इसके लिए स्थिति क्या है कि विसर्ग से परे क ख, विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ, विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ, ये 6 व्यंजन। और विसर्ग से पूर्व ई या उ, इन दोनों में से ही कोई स्वर आए, या तो ई स्वर आए या उ स्वर आए, और इधर क ख ट ठ प फ, इन 6 में से कोई व्यंजन आ जाए तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का क्षय बना देंगे, विसर्ग बदल जाएगा क्षय में। तो देखिए उदाहरणों के माध्यम से बात करता हूं। आविः जमाकार, आविः जमाकार, धनु जमा खंड, धनु जमा खंड, धनु जमा टंकार, धनु जमा टंकार, और निह जमा फल, निह जमा फल, चतुह जमा पाद, देखें चतुह जमा पाद, चतुह जमा पाद, और एक को देख लेते हैं निह जमा पक्ष। ये हमारा नियम नंबर 4। प्राय भूल लग जाती है ऊपर से बदलने में। नियम नंबर 4। तो देखिए आविः जमाकार को खोलता हूं, इसे विस्तृत कर देते हैं जरा। यहां से मैंने विसर्ग निकाल लिया, अब मेरे पास ये बचा। अब ये क्या कहता है कि इस विसर्ग को मुझे किस में बदलना है, इसमें बदलना है। मैंने यहां रख लिया, विसर्ग तो खत्म हो चुका है अब, और कार मेरे पास ऐसा का ऐसा बचा है। तो ये अब इसको इकट्ठा ही करना बचा है, तो लीजिए। तो ये पाई हटा दी और ये स्वर रहित हो गया। नियम कहता है शब्द बन गया आविष्कार। यहां एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, आविष्कार को आविष्कार लिख देते हैं। ये आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, ये बिल्कुल गलत रूप है। तो ऐसा न करें, आविष्कार न करें, आविष्कार करें। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये आविष्कार हो गया। और यहाँ है धनु जमाखंड। तो आप जानते हैं कि ये तो ऐसा है, कैसा है, मैंने विसर्ग हटा दिया और विसर्ग का बना दिया क्षय। मैंने ये क्षय रख लिया यहाँ पर, और खंड को वैसा का वैसा ही रख देते हैं, धनुष खंड। इसको भी ध्यान रखें, बिंदी नहीं लगानी है। और ये धनु को ऐसे कैसे ले आए, अब विसर्ग को हमें किस में बनाना है, क्षय बनाना है, क्योंकि आगे टय है। तो ये बन जाएगा धनुष टंकार। जब धनुष की प्रत्यंचा खींची जाती है और इस प्रकार से उसको छोड़ा जाता है, तो वो जो ध्वनि होती है उसे धनुष टंकार कहा जाता है। ये नी मैंने ऐसे रख लिया, विसर्ग हटा दिया, विसर्ग को बना दिया क्षय, तो ये आ गया मेरा क्षय। और फल को ऐसे की ऐसे रख देंगे फल। ये फल है, फल न बोलें इसको, फल। दोनों होठ मिला के आपको हटाने हैं, फल फल। बाकी इसकी चर्चा में वर्ण का जो एक चैप्टर हम करेंगे, जिसमें वर्णों की बात करेंगे, ध्वनियों की बात करेंगे, उच्चारण स्थल की बात करेंगे,
ध्वनियों के उच्चारण की बात करेंगे तब मैं इस पे आऊँगा। तो देखिए ये है, मैंने चतु ऐसे ले लिया, विसर्ग हटा दिया और विसर्ग को बना दिया श, और ये बन गया चतुष्पाद, और ये निष्पक्ष, इस प्रकार से। तो ये हमारा नियम नंबर 4 था। अब देखिए विसर्ग संधि के अंतिम नियम पे चल रहा हूं। अब है विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग का स में परिवर्तन। तो विसर्ग का स में परिवर्तन देखिए, पहले हमने तालव्य किया, फिर मूर्धा किया, और अब मैं दंते पे आ गया हूँ। तालव्य, मूर्धा, दंते। तो इसी प्रकार से ये हमारे जो वर्णमाला है उसमें रखे गए हैं। पहले तालव्य को रखा गया है, फिर मूर्धा को रखा गया है, फिर दंते को रखा गया है। भ्रम होता है कई बार कि पीछे इस तरफ से आ रहे हैं तो पहले तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर दंते आएगा। लेकिन कई बार ये भ्रम है। वास्तव में जो मूर्धा है वो तालु से भी थोड़ा ऊपर जाके है। तो देखिए इसके अंदर भी 3 स्थितियां हैं। स्थिति नंबर क। स्थिति नंबर क क्या है कि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए और विसर्ग से परे, विसर्ग से परे तय वर्ण आ जाए। ये मेरी पहली स्थिति है कि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आए, विसर्ग से परे तय आए। स्थिति नंबर 2 क्या है? विसर्ग और इससे पूर्व, विसर्ग से पूर्व फिर कोई भी स्वर आए और विसर्ग से परे से ही आ जाए। स्थिति नंबर 2। अब स्थिति नंबर 3 है मेरे पास। स्थिति नंबर 3 क्या है कि विसर्ग से पूर्व केवल ए या आ में से कोई स्वर आए, केवल ए या केवल आ, और विसर्ग से परे क या प में से कोई ध्वनि आए। 3 स्थितियां हैं। अगर ये तीनों स्थिति उत्पन्न होती हैं तो ये विसर्ग जो है इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा। बहुत सरल है। अगर हम खंड खंड करके सीख लें तो बात सरल हो जाती है, लेकिन अगर उसको आपस में मिला दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस नियम को हमेशा ही इस प्रकार से सीखना चाहिए। इसके 3 हिस्से में बना लेने चाहिए, उससे बात समझ आ जाती है। अगर एक साथ मिला दे तो गलतियां होने की संभावना प्राय रहती हैं। तो उदाहरणों के माध्यम से बात हम करेंगे। मैं स्थिति नंबर 1 पे चर्चा करता हूं कि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद तय आए। प्राय एक शब्द है जिसका प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है अभिवादन के लिए। नमः जमा ते, नमः जमा ते, निह जमा तार, निह जमा तार, अंतः जमा तल, अंतः जमा तल, मनः जमा ताप, मनः जमा ताप। तो चलिए ये स्थिति नंबर 1 क स्थिति को मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। अब क्या देखिए नियम क्या कहता है। विसर्ग को हमें बदलना है से में, तो मैंने विसर्ग का से बना दिया, क्योंकि स्वर रहित है तो आधा बनाएंगे और बाकी ऐसा कैसे रख देंगे। शब्द आप बनाते लिखते रहे हैं, प्राय लिखते हैं, इसमें कोई गलती होने की संभावनाएं भी नहीं है। ये है निस्तार, विसर्ग का से बना देंगे तो कोई है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिस्कस करूंगा। अंतः जमा तल है, तो यहाँ मैंने ये विसर्ग निकाल ली और अब ये मेरे पास बचा है। अब ये विसर्ग तो से में बदलेगा,
मैं इसको यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ और ये तल ऐसा का ऐसा है, तो जोड़ेंगे तो बनेगा अंतस्तल इस प्रकार से। तो ये सभी आप इस प्रकार से खोल सकते हैं अगर आपको सीधा न समझ में आए तो। अंतस्तल और ये वही मन और ये विसर्ग का से और ये मनस्ताप। तो ये है मेरी स्थिति नंबर क। अब मैं दूसरी स्थिति पे चलता हूं। दूसरी स्थिति क्या है कि विसर्ग के बाद से आए तो भी से में ही बदलेगा। ये लीजिए स्थिति ख। ख स्थिति के एग्जांपल देखते हैं। निह जमा संतान, दुह जमा साहस, निह जमा सार, निह जमा सार और निह जमा संदेह। तो ये स्थिति नंबर ख स्थिति पे चर्चा कर रहा हूं। एक और देख लेते हैं, दिमाग में आ गया है। दुह जमा साध्य, तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए वही है। हमें क्या करना है? विसर्ग को एक नीचे खोल लेते हैं, इसी को खोल लेते हैं। ये विसर्ग मेरे पास यहाँ है, अब ये बचा है। अब इसे विसर्ग को किस में बदलना है? हमें से में बदलना है, क्योंकि विसर्ग तो से में बदल गया, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये से मैंने यहाँ ले आया और साध्य को ऐसा का ऐसा कर दूंगा, दुस्साध्य। ये मेरी स्थिति नंबर 2 है। तो इसी प्रकार से ये निस्संतान और ये दुस्साहस और निस्सार, निस्संदेह, और ये हो गया दुस्साध्य। यहाँ पर भी विकल्प मौजूद है। आप अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहें निस्संदेह, तो ये ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं निस्संदेह, इस प्रकार से बोला जाएगा वो। तो ये भी विकल्प में इसके अंदर एक सुविधा रहेगी। अब मैं स्थिति ग पर चर्चा करता हूँ। तीसरी स्थिति क्या है कि विसर्ग से पूर्व ए और आए। यहाँ ये विशेष है कि विसर्ग से पूर्व केवल ए और आ ही चाहिए और विसर्ग के बाद मुझे चाहिए क या प। देखें, पुरह जमा कार, पुरह जमा कार, ये आ लीजिए, भा जमा कर, पुरह जमा कार, भा जमा कर, वाचह जमा पति, वाचह जमा पति, वनह जमा पति भी कर लेते हैं भाई, पति है तो। वनह जमा पति, श्रेय जमा, श्रेय जमा, श्रेय जमा कर। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, इन पे चर्चा करते हैं। अब नियम कहता है कि अगर विसर्ग से पहले ए आया है तो बिल्कुल आया है, तो मैं उसको ऐसे का ऐसे रख लेता हूं। और ये विसर्ग है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह बनाना है हमें ये पुरस और ये कार। कार को ऐसा कैसा रख देंगे, शब्द बन जाएगा पुरस्कार। इसे कई बार बच्चे मैंने देखा है कि ऐसे लिख देते हैं, इसका ख्याल करें, ये इस प्रकार से नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये भास्कर हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग से में बदल जाएगा, तो ये उठा के मैं यहाँ ले गया। और ये वाचस्पति, इस प्रकार से। और ये वनस्पति, खूब प्रचलित शब्द है।
ये श्रेयस्कर, इसे ध्यान रखें, श्रेयकर बोल देते हैं कुछ, सीधा ऐसे ही लिख देते हैं श्रेयकर, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमने विसर्ग संधि के नियम नंबर 3 को देखा, अब नियम नंबर 4 को हमने पढ़ा, और ये तो नियम नंबर 5 हो गया है, नियम नंबर 5। तो ये विसर्ग संधि के इतने ही नियम हैं, इनके अलावा विसर्ग संधि के भी कुछ अपवाद हैं। इसके बाद में एक अंतिम लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर हम संधि के अपवादों की चर्चा करेंगे। फिर वो अपवाद चाहे स्वर संधि के हों, चाहे व्यंजन संधि के हों, चाहे विसर्ग संधि के हों, हम उनको एक ही साथ उनके ऊपर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अपवादों से यदि कोई प्रश्न आ जाता है तो बच्चे उलझ जाते हैं और फिर कुछ का कुछ हो जाता है, उस पर नियम लगाने का प्रयत्न करते हैं और वो नियम न लग पाने की वजह से या गलत तरीके से लग पाने की वजह से वो जवाब गलत हो जाता है। तो अपवादों की चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि कई जगह ध्वनि लोप है, कई जगह ध्वनि आगम है। अपवादों के अंदर नियम भी लग रहा है, ध्वनि भी हट रही है, नियम लग भी रहा है, ध्वनि आ भी रही है, एक और ध्वनि का आगम हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से अपवाद हैं, उनकी चर्चा मेरे अगले लेक्चर में करूँगा। आज इतना ही। अगर हम देखें संधि की तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियाँ यहाँ पूर्ण होती हैं। अगले लेक्चर का इंतजार करें अपवादों के लिए। धन्यवाद। आज इतना ही।